तो कह फिर ऐसे देख के कह रहे लगी तो नहीं। परिजात से कमाया सर, वो डिस्क्लोज करना चाहेंगे आप? पीछे से आवाज आई कमाली साहब। कभी आपको इश्क हुआ? अब मैंने कहा पूरी बात सुन, ऐसे करना है, ये आंख बंद की और ठा, जब मैंने कहा ना ठा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपने बताया 30 साल का अपना कैरियर, तो सर मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आपका अपना, लोगों का तो मनपसंद किरदार कमाली था, आपका अपना मनपसंद किरदार कौन सा था जो करके आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? आपका फेवरेट ड्रामा जो आपने किया हो और उसमें किरदार, मैंने और उसकी वजह भी बतानी है आपने। मैंने एक करेक्टर किया था सबा कमर और मैं, ताल्लुक सीरीज थी, उसका मुझे आज तक याद है 17वां एपिसोड था। मैं काले रंग का रेडियो जॉकी हूँ अच्छा और सबा कमर आगे से अंधी है और लिसनर है, अच्छा। तो दोनों की शादी हो जाती। वो एक बड़ा मुश्किल करेक्टर था, वो 1 घंटे का प्ले था, क्लास 6 में है वो। फिर मुझे एक पसंद है, मैंने करेक्टर किया था बाबा रांझा का, यानी कि बच्चों से भीख मंगवाता है, उनके हाथ पैर तोड़ देता है, जालिम आदमी जी सर बिल्कुल मुझे याद और है। गाने गाता है। अजीब साइको किस्म का आदमी था, बहुत मुश्किल वो करेक्टर था। मेरा ख्याल था वो हिट होगा, वो भी नहीं हुआ। कमाली के बारे में मेरी राय ये थी कि जो पूछता था कहता यार छोटा यार रोल कर रहे हैं, छोटा यार अच्छा बाज दफा मालिक है ना वो, आपको बिल्कुल। बताता है कि वो अकले कुल नहीं है, मैं हूँ और मैं मालिक हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसने हिट होना है। तो कमाली के बारे में तो कभी एक दफ़ा भी मैंने ये नहीं सोचा था कि अल्लाह इसको, इवन ये जो मैंने किया राजा पलस्तर, एक सीन का था जहाँ वो सुहेल साहब सामने आते हैं, बब्बर शाह और इसका बब्बर शाह होता है, सर। तो मेरा ख्याल था कि शायद एक सीन, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी इज्जत दी। सर उसमें जितनी पावर सुहेल अहमद साहब की है उतनी पावर आपके करेक्टर में नजर आ रही है, आपको उनका मुखालिफ दिखाया गया और वो बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और लोगों का। सुहेल साहब की ऐसे, क्योंकि सुहेल अहमद एक बहुत बड़ा एक्टर है, बिल्कुल उनके सामने मेरे ऐसे छोटे से एक्टर जब खड़े होते हैं तो वो भी नज़र आ जाते हैं। माशाल्लाह सर। जिस तरह आपने देखा होगा ना कि कोई आर्टिस्ट मिले या कोई क्रिकेटर मिले, हम तस्वीर बनाते हैं और फिर फेसबुक पे लगाते हैं तो भी लोग कहते हैं वाह वाह वाह। मेरे साथ भी हुआ कि सुहेल अहमद, काशिफ निसार की मेहरबानी कि उसने मुझे सुहेल साहब के सामने खड़ा कर दिया, और सुहेल साहब की बड़ी मोहब्बत, जितने प्यार और जितनी मोहब्बत के साथ, मैं बल्कि आपको उसका एक सीन सुनाता हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल। वो सुहेल अहमद, जब बब्बर शाह को मैंने मार दिया ना, तो एक सीन है जहाँ हम उसको ट्रेन कर रहे थे, मैं उसको गोली चलाना सिखाता हूँ। मैं कहता हूँ ये देख क्या है ये, तो क्या है, मैं कि ये है डज़ा। डजा। मुझे ये क्या है, कहते क्या है ये, अब वो जो हिजड़ा है, मैं कहा ये घोड़ा, कह रहे हाँ है इतना सा घोड़ा। अब मैंने कहा पूरी बात सुन, ऐसे करना है, ये आंख बंद की और ठा, जब मैंने कहा ना ठा, तो कह फिर ऐसे देख के कह रहे लगी तो नहीं, टारगेट को देख के। मतलब हम इतना हंसते थे, अच्छा इतना हंसते थे। वो तो कभी अगर वो उसके वो लगाया ना एनजी टेक्स, आप हंस हंस के गिर जाएंगे। सुहेल अहमद साहब ने सेट के ऊपर वो जो कहते हैं ना किश्ते ज़ाफ़रान, बिल्कुल। पेट में हंस हंस के दर्द हो जाता था। इतना मज़ा आता था जब वो बब्बर शाह को हम ट्रेंड कर, उसको लाली गुरु को जब ट्रेंड कर रहे थे ना, उस वक्त बहुत मज़ा आता था। और सुहेल साहब बड़े प्यारे आदमी, काशिफ निसार ने बड़ी मेहनत की। मतलब उन्होंने एक ही ड्रामे में दो बिल्कुल ऑपोजिट किरदार और जबरदस्त, खौफनाक। बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ये क्या, अच्छा आप जब एक कैरेक्टर में आते हो तो उस कैरेक्टर में से वापस निकल के नॉर्मल जिंदगी में आने में कितना वक्त लगता है, या ये अब आपकी आदत बन चुकी ये है? आदत बन चुकी है, दरअसल ये नफ़ी है। क्योंकि देखें मैं ना राजा पलस्तर हूँ और ना ही मैं गुल्लू भट्ट हूँ, ना ही मैं बाबा रांझा हूँ। मैंने कहीं मक्खी नहीं मारी। अच्छा बल्कि मैं कई दफ़ा हंसता हूँ, मैं कहता हूँ शुक्र है यार जितने मैंने कत्ल किए हैं ड्रामों में किए हैं, जितनी मैंने चोरियाँ की हैं ड्रामों में की हैं, जितनी गोलियाँ चलाई हैं, अल्लाह ना करे ज़िंदगी में एक भी किया होता तो मैं तो अब जिंदगी के अंदर हो जाता। अच्छा सर, ड्रामा इंडस्ट्री से हट के आपने यूट्यूब डिजिटल एरा की तरफ आए, व्लॉगिंग शुरू की। दुनिया तो आप पहले से घूम रहे थे, लेकिन व्लॉगिंग का सफ़र आपने क्या ज़हन में आया, क्या सोच के आपने शुरू किया? और वो भी माशाल्लाह देखें आप छाए हुए हैं हर जगह। देखिए जी, जब पेंडेमिक आया ना, तो मैं उस वक्त तक 2 दफ़ा, मतलब बाकी तो दुनिया घूमा था लेकिन यूके 2 दफ़ा गया था। मैं यूरोप नहीं गया था उस वक्त तक। अच्छा। तो मैं वहाँ से वापस आया क्योंकि मेरी पहली किताब चिकड़ शोले वो मैंने पब्लिश की थी ग्लासगो से, स्कॉटलैंड से, जी जी। खजीना शेर व अदब के प्लेटफॉर्म से।
दूसरी जब मैं वापस आया तो मैंने उसकी यात्रा लिखी, तो मैंने फिर दूसरी किताब छापी और फिर वो भी अभी वो करके मैं वापस आया हूँ। तो यहाँ पेंडेमिक लग गया और लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन के अंदर होता ये था कि हम लोग बात करते थे कॉन्फ्रेंस कॉल में। मैं कहा फलान ले ला, तो हम जन ले ला फलान, 10 लोग बात कर रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, डर के मारे हाथ नहीं मिलाते थे, खिड़कियाँ बंद कर रखी हैं, सामान लेकर आए तो धूप में पड़ा हुआ है, कपड़े बदलो, नहा के कमरे में आओ। तो ऐसा लगता था कि मतलब सब परेशान थे, और ख़ास तौर पे कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐसा लगता था कि अभी 5 मिनट बाद हम सबको कोरोना हो जाएगा और हम मर जाएंगे। सर यही आलम था लोगों की, मतलब जो मेरे दोस्त थे उनकी वजह से। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार इनको कोरोना से निकालने के लिए क्या किया जाए। मैं कहा एक तो उसका जिक्र बंद करें, दूसरा मास्क मत लगाएं। जो मैंने सोचा, मैंने क्या किया कि मैं हर रमज़ान में इफ्तारी से पहले वॉक करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं गया पार्क के अंदर, अब उस वक्त खुला हुआ था मून मार्केट पार्क इकबाल टाउन से, अच्छा क्योंकि उसका दरवाज़ा ही कोई नहीं है, बिल्कुल। बाकी पार्क बंद है। तो मैंने पहले रोज़े में असर की नमाज के बाद गया और मैंने कैमरा मोबाइल सीधा किया और मैंने कोटेशन सुना दी बानो को सियापा की, और मैंने उसको उठा के डाल दिया, जिसमें मैंने ना कोरोना का जिक्र किया, ना मास्क लगाया, ना कोई खौफ और रैस फैलाया। मैं चाह रहा था कि लोग निकलें, क्योंकि मेरे पेज पर उस वक्त कुछ 37,000 फॉलोअर्स थे 37,000 इस पे यूट्यूब पे, फेसबुक पे। अच्छा यूट्यूब के वो तो 125 थे सिर्फ। अच्छा अच्छा। तो मैंने इस नीयत से जब वो किया तो 15-16 हज़ार लोगों ने देख लिया। मैं कहूँ तेरी खैर हो, मैंने रोज़ वीडियो डालना शुरू किया। अच्छा जब मैंने ईद वाले दिन वीडियो डाला तो उस वक्त मेरा पेज चला गया तो 80,000 पे। एक वीडियो मेरा 1 मिलियन क्रॉस कर गया था। तो मुझे अच्छा लगा कि लोग इस तरफ आ गए हैं। और अब मैंने कोई कोरोना की बात नहीं, मैंने उस वक्त नाम भी नहीं लेता था कोरोना का। तो वो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। आपका एक डायलॉग बड़ा मशहूर था, प्यारे पाकिस्तान के शहर लाहौर से। वो है कि अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोगों को अच्छा लगने लग गया। तो किसी समझदार ने कहा यार यूट्यूब पे भी डाल दिया कर। मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। जब मैंने उसको बनाना बंद कर दिया तो लोग कहते कि इसको बनाओ, लोग सुनना चाहते सुनना चाहते थे। मैं कंटिन्यू कर गया। तो वो करते 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 ये वक्त आया कि यूट्यूब मोनेटाइज हो गई, फिर उसमें पैसे आ गए। जब पैसे आए मैं क्यों आते कम चंगे इधर से, क्योंकि मैंने आखिरी नागन लिखा था ड्रामा, तो लिखने के लिए कुछ नहीं मिला। एक्टिंग के पैसों से घर नहीं चलता है, क्योंकि वो 1-2 साल में एक रोल मिलना, उसे घर नहीं चलता। तो मैंने कहा यार ये तो काम ठीक है। तो मैंने पहले पाकिस्तान में भी लॉगिंग की, और जब पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने एतराज़ात शुरू किए कि यार ये गलत है, ऐसे नहीं है, ये तो ऐसे था, तो मैंने कहा यार पाकिस्तान से बाहर चलते हैं, कटोकट गोरे थे, एतराज़ नहीं करें मुझे। अच्छा सर, आपने बात की कि एक्टिंग से घर नहीं चलता, तो हमारे यहाँ पे जो आम लोग हैं मेरे जैसे, हम लोग तो समझते हैं कि भाई बड़ा पैसा है इस चीज़ में, कुछ भी नहीं है। शोबिज़ में बहुत पैसे हैं, आप हीरो आ जाओ कहीं पे तो भाई आप हीरो आओ तो है ना भाई। सर हीरो आने के लिए पता लगे जी कि आप 55 साल के हो गए फिर आए हैं। सर अभी भी आप जवान ही लगते हैं। नहीं मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। नहीं नहीं दरअसल जो करेक्टर एक्टर है ना, उसमें से भी 4-5 चंद जिनको चैनल या रेटिंग मशीन समझती है उनको पैसे मिलते हैं। अच्छा। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, 10 लाख रुपए से लेकर बहुत छक्का लगेगा तो 20 लाख होंगे एक प्रोजेक्ट के। हाँ। अब वो मिलते कितने हैं? साल में एक, 2 साल में एक, 3 साल में एक, 4 साल में एक। अच्छा। तो आर्टिस्ट कैसे गुजारा करेगा? हीरो हीरोइन को मिलते हैं वो साल में एक, अगर 1, 2, 3 कर जाएं तो वो अच्छे पैसे ले लेते हैं। अच्छा चलिए मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपने अब तक सबसे ज़्यादा किस ड्रामे से कमाया? नागन से। नागिन से कमाया। सर कितना कमाया बता दें चले आज आप। 1 करोड़ 11 लाख में लिखा था मैंने। 1 करोड़? अच्छा, एज एन राइटर आपने वो कमाया, और एक्टिंग में परिजात से। परिजात से कमाया। सर वो डिस्क्लोज करना चाहेंगे आप? 1 लाख रुपए पर डे पे काम किया। 1 लाख पर डे पे, माशाल्लाह। और आपने एक बात बताई कि 4,000 से मैंने स्टार्ट किया और 1 लाख पर डे में। तो सर मतलब ये कहने का मकसद है कि आप लगे रहो, एक ना एक दिन आपको उस चीज़ का फल लाजमी मिलता है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह अच्छा। रहा हूँ अब मैंने 1 लाख रुपए तो पर डे लिया, लेकिन वो कितने दिन की शूट थी? 12 दिन की। 12 दिन की। 10-12 तो सीन थे। तो आया कि अगर 4 साल में या 3 साल में आपने 10 लाख या 8 लाख कमा लिया है तो आप कितने से खा लेंगे? मेरे बच्चों की तो फीसें जाती हैं, घर तो बिजली का बिल भी आता है, पेट्रोल भी होता है। ये आपको लगता है, दरअसल मैं कभी भी, देखें फैंटेसी है सारी। मैं बताता हूँ, मुझे नागन के बाद कुछ लिखने को नहीं मिला,
5 साल तक उसके बाद मैंने भी किनारा कशी कर ली। अब मैं ड्रामा में काम नहीं करूँगा, अब मैं ड्रामा नहीं लिखूँगा। फिल्म और कमर्शियल की बात नहीं कर रहा। कैसे मुमकिन है कि कोई बच्चा जब मुझसे कहता ना कि मैंने एक्टिंग करनी है, तो मैं, आपको नहीं पता, मैं लरस जाता हूँ। अच्छा। मैं इसलिए काम चाहता हूँ कि यार जो काम मैंने 30 साल के बाद छोड़ दिया और हिट होके छोड़ दिया, भरया मेला ना। अभी आप जब मुझे रिसीव करने आए उससे पहले आपके गेट कीपर लोग आके हाथ मिला के तस्वीरें बना के जा चुके थे कि कमाली अच्छा आ गई। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो यार इस शोहरत को मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन यार मेरा दूसरी साइड में मेरा घर है जिसमें एक छोटा सा एसी भी लगा हुआ है, एक छोटी सी गाड़ी भी, उसका पेट्रोल भी चाहिए, बच्चों की यूनिवर्सिटी की फीसें भी चाहिए, चूल्हा भी जलना है। तो मैं कैसे किसी के बच्चे को ये कहूँ कि भाई तू आ जा, क्योंकि पंजाब में तो काम नहीं है, कराची चला जा, उत्थे जाके फ्लैट किराए ते रह, तो लाख 1.5 लाख रुपये घट्टो घट ये तू खर्च कर और फिर कभी तुझे काम मिल जाएगा। ये वाहिद फील्ड। देखें, आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, जी जी, आपने मैथ कम्युनिकेशन में दाखिला लिया या आप डॉक्टरी कर रहे हैं, तो 7-8 साल बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं ना। शोबिज़ में ऐसा नहीं है। आपने तो देख लिया इफ्तिखार रिफ़ी को कि यार इफ्तिखार, अब जब लोगों को ये बताता हूँ कि मुझे 30 साल हो गए हैं, अच्छा हम तो समझे थे कमाली आपने पहला किया। ओह। अब मुझे बताएं कि अगर जो लोग देख रहे हैं और वो ये जानते हैं कि कमाली मेरा पहला था, तो यार इस फील्ड में आना चाहिए आपको। यानी आप इतने गुमनाम रहते हैं और मैं सारी ज़िंदगी का मैं एज राइटर काम करता रहूँ। तो इसलिए मैं कभी सुजेस्ट नहीं करता किसी के बच्चे को, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं 24-25 साल के बाद ना अभी अर्निंग शुरू करें, हम इसकी शादी करें। अच्छा, यही है ना। अब बच्चा अगर शोबिज़ के अंदर जाना चाह रहा है, आप कराची जाके स्ट्रगल करेंगे, आप शेयरिंग में भी लेंगे तो 25,000 रुपये का कमरा मिलेगा। अब शेयरिंग में लिया आपने, एक आधी मोटरसाइकिल भी रख ली क्योंकि आप बसों के धक्के नहीं खा सकते, फिर आप एक मैट्रेस खरीदेंगे, फिर बर्तन लेंगे, फिर फलां, फिर रोज़ चक्कर लगाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरह आपको ये नहीं पता कि आप मैथ कम्युनिकेशन की डिग्री ले लेंगे या वो कर देंगे, MBBS कर देंगे, ऐसा आपको कोई ओहदा मिल जाएगा, कुछ नहीं है। निकल पड़ी तो निकल पड़ी। इमरान अशरफ साहब, जी जी, भोला आपने देखा, भोला, बिल्कुल बिल्कुल सर। इमरान अशरफ से कभी उसकी स्ट्रगल पूछिएगा, मैंने तो वो दौर देखा है ना इमरान का स्ट्रगल का कराची में। इमरान से पूछिएगा कितने अरसा लगा था, कितने ख्वाब देखे थे, कितने टूटे थे, कितनी बार सर पे आसमान नहीं था और कितनी बार ज़मीन के नीचे, पैर के नीचे ज़मीन नहीं थी। तो ये इसलिए जब कोई आर्टिस्ट आए तो उससे ये ज़रूर पूछा करें कि उसके तकलीफ़ का पीरियड कैसा था। और अगर 10 आए थे मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ जब मैंने स्टार्ट किया है 57-58 लड़के थे जो हम इकट्ठे आए थे। मेरे पूरे बाल थे, आपसे ज़्यादा बाल थे मेरे। अच्छा, ठीक है, मेरे यहाँ बाल थे तो मैं यहाँ वो लगवा के उस तरह यहाँ से वो नौ ख़त्म करवाता था। मतलब पाकिस्तान लाहौर के जो बड़े अच्छे सैलून थे वो मुझे फ्री में मेरे बाल काटते थे। क्या बात है। और कहते थे बस हमारा बता देना कि हमसे कटवाए हैं। पिया उस वक्त हालांकि मैं कॉलेज में था, मैं ये शोबिज़ में नहीं आया था। अच्छा अच्छा। जब मैं शोबिज़ में आया तो ये सारी चीज़ों के बावजूद हिट क्या हो रहा है कमाली, जब सर पे कुछ भी नहीं रहा और छोटी दाढ़ी होगी। मतलब हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। नहीं, सोची ना जाओ ना, सोची ना जाओ। जिंदगी जेड़ी है ख्वाहिशा दे उत्ते तो नहीं चलती, ये तो ज़रूरतों के तहत चलती है। तो जिस दिन आप ज़रूरत को फोकस कर लेंगे और ख्वाहिश को ठोकर मार देंगे, फिर आप कामयाब हो जाएंगे। ख्वाब देखना छोड़ दें। नहीं, ख्वाब ज़रूर देखें, लेकिन वो ख्वाब देखें ना जो पूरे हो सकते हैं। मैं पाकिस्तान में देख के ख्वाब देखूं कि मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट लगा दे, बल्कि अल्लाह से भी दुआ करूं। ओ भाई, मैं तो नेशनल ही नहीं हूं, मैं तो वहाँ प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता अमेरिका का। तो मुझे अपना पैकेज, अपनी शक्ल, अपनी औकात देख कर ख्वाब देखने चाहिए इफ्तिखार रिफ़ी को। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारी अभी बातचीत चल रही थी व्लॉगिंग के बारे में। आप बच्चों को काफ़ी गाइड करते हैं यूरोप में आने के लिए, पढ़ने के लिए, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। वो आपके ज़हन में किस तरह, मतलब खिदमत करने का आपने क्या कहते हैं एक और ज़रिया बने? मैं बताता हूँ, मैंने ये कोशिश इसलिए की कि जब मैं यूरोप गया मैंने डंकी वालों का हाल देखा जो इलीगल जाते हैं और उनको काम भी कोई नहीं आता और वहाँ वेले फिरते रहते हैं और 8-8, 10-10, 15-15, 20-20, 27-27 साल डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते। बीवी पीछे बूढ़ी हो जाती है अगर शादीशुदा हो, या अगर गैर शादीशुदा थे तो खुद बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप पीछे मर जाते हैं, कब्र पे भी नहीं जा सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं बने और हुनर कोई आता नहीं है। पिज़्ज़ा डिलीवरी कर ली, किचन में छुप के काम कर लिया, कैश एंड कैरी कर ली, सिक्योरिटी कर ली, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं बच्चों को ये बताऊं पाकिस्तान के, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया में जब पाकिस्तानी बच्चे मिलते हैं माशाल्लाह, हाइडलबर्ग की यूनिवर्सिटीज़ में जो जहाँ अल्लामा इकबाल पढ़े हैं, बिल्कुल,
पाकिस्तानी बच्चे पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, नैनो साइंस पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। जब बच्चे मिलते हैं मेरा दिल खुश होता है। पुर्तगाल गया तो वहाँ मुझे पाकिस्तानी बच्चे मिले जो स्टूडेंट्स हैं या पीएचडी हैं या पढ़ा रहे हैं, छोटी छोटी उम्रों के। छोटी। तो मैंने ये सोचा कि इनको ये बताओ कि आप लीगली आप आएँ, आप क्योंकि पुर्तगाल के अंदर 1 साल में कार्ड बन जाता है और 5 साल के बाद नेशनलिटी मिल जाए, सबसे जो जल्दी मिलती है शायद। तो मैंने कोशिश ये की कि मैं बच्चों को मोटिवेट इस तरफ करूँ कि यार आप पढ़ें, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ एजुकेशन फ्री है, जैसे इटली में है, जर्मनी में है, एजुकेशन फ्री है। तो ज़्यादातर बच्चे पाकिस्तान से पीएचडी करने बहुत ज़्यादा जाते हैं वहाँ। तो मैंने फिर ये सोचा कि यार अगर उन्हें जाना ही है और ये आवाज़ आ रही हैं और हर बंदा चाह रहा है, क्योंकि वो सेल्फी देखते हैं ना कि आपने वहाँ से सेल्फी लगाई ना शिप की या कहीं की, बंदा कहता वो यार मैं भी जाना है, ऐसे ही ये होता है। तो मैंने ये सोचा कि यार अगर इन्होंने जाना ही है तो मैं इनसे एक तो ये गुजारिश करूँ कि आप पढ़ने जाएँ, और दूसरी ये गुजारिश करूँ कि कोई काम सीख लें, बाल काटना सीख लें, नर्सिंग सीख लें, कोई कोर्स कर लें, जहाँ प्लम्बर का कोर्स कर लें, हीटिंग का कर लें। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, अगर आप इंजीनियर नहीं हैं, तो कम से कम वो जो पढ़ाई का दौरान है उसके दौरान जब आप कमाते हैं तो आप कम से कम रिस्क कमा सकेंगे, खुद कफील हो जाएं, अच्छा कमा सकेंगे। अच्छा, बजाय इसके कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो उसके बाद कोई इदारा आपको ऑफर करे तो डिग्री की कंप्लीशन के 2-3-4 साल क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह से पूरी दुनिया घूमी, आपका यकीनन मनपसंद कंट्री तो मुल्क पाकिस्तान ही होगा। पाकिस्तान के अलावा आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस मुल्क जाकर आया और उसकी वजह क्या थी? देखिए जी, पहली बात तो ये कि मेरे अल्लाह की सारी ज़मीन बहुत खूबसूरत है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं, बहुत खूबसूरत है। लेकिन जर्मनी का हाइडलबर्ग मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। अच्छा। बर्लिन बहुत खूबसूरत है, जर्मनी का कैपिटल। फिर जर्मनी का एक सरहदी इलाका है वेलम राइन, जहाँ मैंने वीडियो बनाई थी ना, मैं फ्रांस से निकला हूँ पैदल, जर्मनी आया हूँ और जर्मनी से मैं स्विट्ज़रलैंड में चला गया। अच्छा। 10 मिनट के अंदर पैदल मैंने वीडियो बनाया। अच्छा। तो ज़्यूरिख बहुत खूबसूरत है स्विट्ज़रलैंड का क्या कहते हैं, इंटरलाकन बहुत खूबसूरत है। अच्छा। वो टिटलिस पहाड़ी बड़ी खूबसूरत है, इसके ऊपर काजोल और शाहरुख का पोस्टर लगा हुआ है। बिल वाला। हाँ, फिर वो जो है यूके का एक शहर है न्यू कासल अपॉन टाउन। अच्छा। बहुत खूबसूरत शहर है। तो बड़े मतलब अच्छा, ये द्रामन सिटी बहुत खूबसूरत है नॉर्वे का। अल्लाह तक की ज़मीन बड़ी खूबसूरत है। अच्छा सर, ये बताएं, आपने दुनिया भी घूमी, आपने शेर व शायरी भी की, कभी आपको इश्क हुआ? यार मैं इश्क तो मुझे पता नहीं क्या होता है, ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो मोहब्बत पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ और मुझे अल्लाह की सारी कायनात और हर मखलूक से बहुत मोहब्बत है। हर मखलूक से मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? मोहब्बत वो जज्बा है जो कभी ख़त्म नहीं होता, ये जारी और सारी रहता है और इश्क के भूत की तरह ये गायब नहीं हो जाता। अच्छा। और बानो कुसी आपा ये फरमाया करती थी कि इश्क जो मोहब्बत है ये दायमी जज्बा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया की असास मोहब्बत पे रखी है। तो यकीनन जितने किसी भी इंसान में, क्योंकि मैं तो एक आर्टिस्ट भी हूँ, मेरी हिस्से मज़ा भी है, मेरी हिस्से लतीफ़ भी है, मुझे चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मुझे सब कुछ, हर चीज़ से मुझे मोहब्बत है। हर चीज़ से आपको मोहब्बत है। सर, इसकी इस खूबसूरत बात पे मैं चाहूँगा कि हम आपसे इजाज़त चाहें, क्योंकि आपने जिस तरीके से हर चीज़ को बयान किया, ख़ास तौर पे आपकी ये वाली बात कि आपको दुनिया में हर चीज़ से मोहब्बत है, अल्लाह की हर मखलूक से, हर तखलीक। अपने आप से मोहब्बत, सेल्फ लव क्या चीज़ है? मतलब देखिए, अब अगर आप अपना ख्याल रखते हैं, मैं जब तक अपने आप से मोहब्बत नहीं करूँगा, वक्त पे नहीं सोऊंगा, वक्त पे नहीं खाऊँगा, जॉगिंग शॉगिंग नहीं करूँगा, फिट नहीं रहूँगा, तो मैं अपने घर वालों के लिए कमाऊँगा कैसे? बिल्कुल। तो पहले अपने आप से ज़रूर मोहब्बत कीजिए। उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि अपने आप को वक्त दें कि अल्लाह ताला ने हम सबको ज़िंदगी अता की है और ये आसमान वाले का सबसे कीमती तोहफ़ा है ज़िंदगी। हम कभी सोचिएगा, कभी मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो हम पंजाबी ऐसे भंगड़ा करते हैं ना, ऐसे उसको ऐसे करना चाहिए कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ज़िंदगी दी, और फिर उसकी नेमतों का कि मैं तंदुरुस्त भी हूँ, मैं चल भी सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ। तो पहले अपने आप को वक्त दीजिए और अल्लाह की इस अता का जब आप शुक्रिया अदा कर लें तो फिर कमाने और इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला मुझे रिस्क अता करेगा, फिर आप बाहर निकल जाए, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए कमाइए। लेकिन खुश रहना, खुश रखना
पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव बिहेव करना और माफ़ कर देना खुश अखलाकी के साथ। ये चंद एक फार्मूले हैं जो मैंने बाबू से सीखे हैं, उसी के ऊपर रहूँ। तो नौजवान नस्ल के लिए कोई पैगाम? टारगेट बनाएं, उसको अचीव करने के लिए अटेम्प्ट भी करें, वो 5 साल का हो, वो 10 साल का हो, लेकिन उस दौरानिए में 5 साल में या 10 साल में जीना कभी मत छोड़िएगा, खुश रहना मत छोड़िएगा। जीना कभी मत छोड़िएगा, खुश रहिए, खुश रखें और पॉजिटिव बिहेव रखें। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मैं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक कमाली साहब के साथ, इफ्तिखार साहब के साथ आपसे करता हूँ इजाज़त तलब। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।